नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप में। जी दोस्तों, पिछली क्लास 1 में हमने बात की थी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमने जो भू आकृति विज्ञान का टॉपिक स्टार्ट किया था उसके बारे में हमने बात की थी। और आज अपनी क्लास 2 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी डेली नोटिफिकेशन वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे और आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सके। और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी CDT अपन स्टार्ट करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी अपने जो महाद्वीप है, ये 7 महाद्वीप है, ये आपस में टूटे कैसे, तो इसके बारे में अपन आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन क्लास के अंदर। जी मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात होती है CDT दिया किसने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, CDT देने वाले अपने पास जो साइंटिस्ट थे वो थे अल्फ्रेड वेगनर ने। जी मेरे हाँ दोस्तों, याद रखोगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि CDT सिद्धांत किसने दिया, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था। हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने ही यह सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि इसको मान्यता नहीं मिल पाई थी क्योंकि उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन 1915 में इस सिद्धांत को स्वीकृति दी गई। 1915 में क्या दी गई? इस सिद्धांत को क्या दी गई? स्वीकृति दी गई थी। अल्फ्रेड वेगनर जो CDT सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, इसको स्वीकृति दी गई थी। हाँ दोस्तों, और 1921 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी महाद्वीपीय और महासागरों का उद्गम। जी दोस्तों, क्या नाम था बुक का? हिंदी के अंदर लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक बार। महाद्वीप, एक मिनट दोस्तों, बुक का नाम था महाद्वीप और महासागर का उद्गम, महाद्वीप और महासागर का उद्गम, इस नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। और हाँ दोस्तों, जब इन्होंने ये बुक लिखी थी तो ये बुक जो इन्होंने लिखी, ये बुक थी जर्मन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में थी? जर्मन भाषा में ये थी। कौन सी भाषा में थी? उस टाइम पे ये जर्मन भाषा में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और 1924 में इसी बुक का इन्होंने ट्रांसलेशन किस में कर दिया? इंग्लिश लैंग्वेज में कर दिया। जी याद रखोगे कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप और महासागरों के उद्गम के बारे में जो बुक लिखी वो किस भाषा में लिखी हुई थी? जर्मन। मूल प्रतिलिपि किस भाषा में? जर्मन भाषा में। लेकिन 1924 में किस में कर दिया गया इसको ट्रांसलेट? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। तो दोस्तों, आप ये जो 5 पॉइंट है, पाँचों के पाँचों पॉइंट याद रखोगे कि अल्फ्रेड वेगनर ने ही CDT सिद्धांत दिया था, 1912 में दिया था, 1915 में स्वीकृति मिली, 1921 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। और ये किस भाषा में थी? जर्मन भाषा में थी। और 1924 में इसमें किसको ट्रांसफर कर दिया? इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो CDT दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया, इसमें इन्होंने क्या बोला? देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बोला कि पहले क्या था कि अपना जो पृथ्वी थी, पृथ्वी के अंदर जो अभी अपन ने 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप जो है ये टूटे हुए हैं, पहले ये इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे। जो हमने यहाँ पे किस कलर से दिखा रखे? येलो कलर से दिखा रखे। किस कलर से दिखा रखे? येलो कलर से दिखा रखे। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस कलर से दिखा रखे हमने? येलो कलर से इसको दिखा रखे। और जी दोस्तों, जब ये 7 इकट्ठे थे, इनको ही इन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया इन्होंने? पेंजिया नाम दे दिया। जी दोस्तों, क्या नाम दे दिया इन्होंने? पेंजिया नाम इसको दिया। येलो दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या नाम दिया इसको? पेंजिया नाम इन्होंने दिया था। एक मिनट दोस्तों, इन्होंने नाम दिया इसको पेंजिया। की जो इकट्ठी भूमि है इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? इन्होंने दे दिया पेंजिया नाम दे दिया। ये लो, ये पेंजिया नाम दे दिया। और जो महासागरीय भाग था, इसका नाम इन्होंने दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया इन्होंने? इसका नाम दिया पेंथालासा, नाम इन्होंने दे दिया। ये पेंथालासा इसका नाम दे दिया इन्होंने। तो दोस्तों, जो भूमि क्षेत्र था या भूमि जो अपने पास भाग था, स्थलीय भाग जो था, इसका नाम तो था पेंजिया। और जो महासागरीय यानी वॉटरलैंड था, जलीय भाग जो था, इसका नाम था पेंथालासा। आप दोनों याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, अब चलो आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ऐसा बोला कि
इस जो पेंथालासा और पेंजिया 2 थे, तो पेंजिया भाग पर 3 बल लगे। कितने बल लगे? 3 बल लगे। ये दोस्तों कितने बल लगे? 3 बल लगे। एक तो गुरुत्वीय बल लगा, एक ज्वारीय बल लगा और एक उत्प्लावन बल लगा। और 3 बल लगने की वजह से ही जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। जी दोस्तों कितने भागों में टूटा? 2 में। अच्छा, इन बलों के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किसी भी मास यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है उसके ऊपर लगता है। यानी मास अगर किसी वस्तु का है, द्रव्यमान यदि किसी वस्तु का है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ज्वारीय बल की बात करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ज्वारीय बल क्या होता है? जब अपन मतलब कि एक तरीके से जब ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। ज्वारीय बल लगता है सन और मून की वजह से। किसकी वजह से लगता है? चंद्रमा और सूर्य की वजह से कौन सा बल लगेगा? ज्वारीय बल लगता है। उत्प्लावन बल की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु जो है अगर द्रव्य अवस्था में यानी द्रव्य के अंदर डूबती है, तो उस डूबती हुई वस्तु के ऊपर जो बल लगता है वो होता है बाउंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल उसके ऊपर लगता है। तो उम्मीद है तीनों बल आपको समझ में आएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पे लगता है, ज्वारीय बल चंद्रमा और सूर्य की वजह से लगता है, उत्प्लावन बल द्रव्य के अंदर कोई वस्तु डूबती है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है? अपने पास उत्प्लावन बल लगता है। तैरती हुई वस्तु कोई सी भी होगी उसके ऊपर कौन सा बल लग जाएगा? अपने पास में उत्प्लावन बल लग जाएगा। जब ये तीनों बल लगे तो अपने पास जो पेंजिया था, पेंजिया टूट के 2 हिस्सों में बट गया। दोस्तों कितने हिस्सों में बट गया? 2 हिस्सों में बट गया। देखिए दोस्तों 2 हिस्से कौन कौन से थे? जी दोस्तों ये जो पेंजिया था ये टूट के 2 हिस्सों में बच गया। एक तो था अपने पास में ऊपर की तरफ जो भाग गया वो तो था अपने पास में अंगारा लैंड। कौन सा था? अंगारा लैंड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंगारा लैंड था। और जो नीचे की तरफ आया वो था कौन सा? गोंडावना लैंड। वो कौन सा था? गोंडावना लैंड था। लेकिन जैसे ही ये दोनों, जैसे ही अंगारा लैंड और गोंडावना लैंड दोनों टूटे और जो बीच वाला जो हिस्सा था, इस बीच वाले हिस्से में एक महासागर की या सागर की उत्पत्ति हुई जिसको नाम दिया गया कौन सा? टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर दिया गया। जब ये टूटे तो टूटने के बाद ऊपर वाला तो कौन सा था अपने पास में? अंगारा लैंड। नीचे वाला कौन सा था अपने पास में? ये देखो गोंडावना लैंड। और ये कौन सा था? अंगारा लैंड था। तो टूटने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? अपने पास में जो अंगारा लैंड था ये अंगारा लैंड भी 3 भागों में टूट गया। दोस्तों कितने भागों में टूट गया? 3 भागों में टूट गया। 3 भाग कौन कौन से थे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टूट गया, साउथ यूरोप में टूट गया, ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में, यूरोप के अंदर और एशिया महाद्वीप के अंदर ये टूटे। जबकि गोंडावना लैंड था ये 4 भागों में टूटा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका भाग में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में ये टूटा। नीचे वाला कितने हिस्से में टूटा? 4 हिस्सों में। ऊपर वाला कितने में टूटा? 3 हिस्सों में टूटा। और दोनों के टूटने के बीच में किसकी उत्पत्ति हुई? टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जब पृथ्वी के जो महाद्वीप थे अंगारा लैंड और गोंडावना लैंड में टूटा तो बीच में किसकी उत्पत्ति हुई? तो दोस्तों याद रखोगे किसकी हुई थी? टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई थी। आप ये जरूर याद रखोगे। चलिए दोस्तों यहाँ से 2-4 प्रश्न अपने इंपॉर्टेंट है वो निकाल लेते हैं। अच्छा दोस्तों कई बार प्रश्न ये पूछा गया है अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया किसका भाग है, भारत किसका भाग है। मेरे दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत अंगारा लैंड और गोंडावना लैंड दोनों का हिस्सा रहा। कैसे? मैं समझाता हूँ। पहले भारत क्या था कि भारत पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। पुरानी बात करें, ओल्ड टाइम की बात करें अपन, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि अगर ओल्ड टाइम की अपन बात करते हैं तो भारत किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। कौन? इंडिया जुड़ा हुआ था। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडिया जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका विस्थापन हुआ और ये जाके किससे जुड़ गया? एशिया से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? एशिया से जाके जुड़ गया। अगर मेरे को ये पूछा जाए कि पहले भारत किसके संपर्क में था तो पहले था गोंडावना लैंड के। वर्तमान में किस में है? तो एशिया में। अभी वर्तमान में भारत किसका भाग है? अंगारा लैंड का भाग है। किसका भाग है? अंगारा लैंड यानी किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से। पहले किसका था? अफ्रीका महाद्वीप में से। किसका भाग था? गोंडावना लैंड का भाग था। तो आप ये चीज़ भी याद रखोगे।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या हुआ, 3 में तो टूटा अपना कौन सा, अंगारा लैंड, और 4 भाग में कौन सा टूटा, गोंडवाना लैंड, और ऐसे करके 7 महाद्वीप अपने पास में बने। कितने बने, 7 यहाँ पे अपने पास में क्या बने, प्लेटों में टूटा, तो 7 अपने पास में यहाँ पे भाग में बटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना समझ में आपके आया होगा। चलिए दोस्तों, ये 7 महाद्वीप प्रेजेंट में किस लोकेशन में है, कैसे हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पास 7 दिखाई दे रहे हैं, 7 भाग में जो टूटा हुआ है वो इस तरीके से प्रेजेंट में अपने पास में है। देखो, ये अपने पास ऊपर पहले की बात करते हैं तो ये अपने पास नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है यानी दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये रहा अफ्रीका, ये यूरोप है, ये अपने पास एशिया हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। कितने हो गए, 6, और ये अंटार्कटिका नीचे नीचे बर्फीला क्षेत्र ये रहा। मैं बात कर रहा था भारत की, अपना भारत ये रहा। पहले किसका भाग था, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, किसके साथ में, अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गया, एशिया के पास में शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये तो अपने पास हो गए 7 जो अपने महाद्वीप। महासागर यहाँ पे देखते कितने हैं, महासागर देखते हैं। देखो, एक तो है अपने पास पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, एक है यहाँ इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, एक है अटलांटिक महासागर। ये पैसिफिक और ये भी पैसिफिक दोनों एक ही है, अगर प्रति गोल होती जाके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे अटलांटिक अपने महासागर है, ऊपर अपने पास आर्टिक महासागर, ऐसे करके 5 महासागर भी अपने पास में हैं। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट की जो कंडीशन है अपने पास 7 महाद्वीपों की जो मैंने बता दी है कि पहला महाद्वीप अपने पास में है जो नॉर्थ अमेरिका है, दूसरा वाला साउथ अमेरिका है, तीसरा वाला हमने अफ्रीका माना, चौथा यूरोप, 5वां एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां अंटार्कटिका जो बर्फीला क्षेत्र है नीचे नीचे की तरफ है, उसको अपन ने जाना है। तो दोस्तों, ये समझ में आया होगा कि 7 महाद्वीप कैसे टूटे हुए हैं। अब देखो दोस्तों, थोड़ी सी अपने पास ये होता है कि जब ये टूटा, जब वेगनर साहब ने ये सिद्धांत दिया तो लोग कई बार अपने पास से वहाँ सबूत बताओ, आपके पास क्या सबूत रहे होंगे कि हाँ ये जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। तो देखो दोस्तों कि वेगनर साहब ने, अल्फ्रेड जो वेगनर थे, इन्होंने जो ये सिद्धांत के बारे में बताया तो उन्होंने क्या साक्ष्य दिए, कैसे उन्होंने बताया कि भाई हाँ ये इसी का भाग है, उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 अपने पास में महाद्वीप लिए हैं। ये मेरे पास है साउथ अमेरिका, ये मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास साउथ अमेरिका है, और ये मेरे पास अफ्रीका है, मैं ए लिख देता हूँ। मैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो पहली पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट के बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या किया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो समुद्री क्षेत्र था, इस समुद्री क्षेत्र के पास में यहाँ पे देखा जाके, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ चूहे पाए गए। क्या पाए गए, चूहे पाए गए। जब अल्फ्रेड वेगनर साहब अपने पास में साउथ अमेरिका में आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी चूहे पाए गए। अचंभा तो उनको तब हुआ कि जब यहाँ पर जो चूहे थे अपने पास में अफ्रीका के अंदर, वो ही प्रजाति कहाँ पे पाई गई, साउथ अमेरिका में पाई गई। तो उन्होंने सोचा कि चूहे इतना बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, इसको पार कर कर तो नहीं जा सकते। जब वही प्रजाति यहाँ पर है, वही प्रजाति यहाँ पर है, तो इतनी दूर चूहे तो नहीं लाएंगे। यानी ये रहा होगा कि पहले दोनों एक हिस्सा था और टूटने के बाद में दोनों अलग होंगे। तो पहली बात से उन्होंने बोला कि जीवाश्म में समानता पाई गई, सिमिलरिटी ऑफ फॉसिल, यानी जीवाश्म में क्या पाई गई, समानता पाई गई, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, उन्होंने क्या देखा कि जो अपने पास में अफ्रीका था, और अफ्रीका के साथ साथ में क्या था अपने पास में कि साउथ अमेरिका था। यहाँ जो अफ्रीका था, अफ्रीका के अंदर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के पेड़ पौधे देखे, जो यहाँ पर पेड़ पौधे थे वो ही पेड़ पौधे कहाँ पर पाए गए, उसको साउथ अमेरिका में पाए गए, दक्षिणी अमेरिका में पाए गए। यानी यहाँ पर जो अफ्रीका में पेड़ पौधे यानी वनस्पति थी, वही वनस्पति कहाँ पाई गई, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में पाई गई। तो दोस्तों, जब दोनों तरफ वनस्पति में समानता थी तो उन्होंने बोला वनस्पति में भी समानता पाई गई, सिमिलरिटी इन वेजिटेशन में पाई गई। तीसरी बात, उन्होंने क्या कहा कि जब यहाँ पे 2 बातें हो गई, तीसरा कलर मैं ओ ले लेता हूँ ताकि आपके थोड़ा सा समझ में जाए। अलग कलर से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने कलर ले लिया अलग। देखिए, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ रॉक्स देखी, यानी यहाँ पर कुछ चट्टानें देखी उसने। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या देखी, यहाँ पे चट्टानें देखी। कहाँ पे,
अफ्रीका के अंदर। जब अफ्रीका में उन्होंने चट्टानें देखी तो यहाँ पर जो जिस प्रकार की चट्टानें थी उसी प्रकार की चट्टानें कहाँ पे पाई गई, उसी प्रकार की चट्टानें पाई गई साउथ अमेरिका के अंदर। यानी जो रॉक्स अपने पास में अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट थी वही रॉक्स कहाँ पे मिली उनको, वो साउथ अमेरिका के अंदर उनको मिली। यानी दोनों तरफ क्या हुई, चट्टानों के अंदर भी समानता पाई गई। और चट्टानों में तो समानता पाई गई, लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर जो दोनों चट्टानें थी इनकी कार्बन पद्धति C14 से पता लगाया और दोनों की आयु भी समान पाई गई। तो ये भी उसको पता लगाने, यानी ये भी एक तरीके से उनके लिए साक्ष्य था। देखो लास्ट चौथी बात क्या थी, चौथी बात ये रही कि अब उन्होंने बोला कि जो अपने पास में साउथ अमेरिका है, जो कौन सा है, साउथ अमेरिका अपने पास में है, और अपने पास में एक अफ्रीका है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका यदि दोनों महाद्वीपों को पास में लाया जाए तो दोनों एक तरीके से एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। यानी जो अमेरिका का अपने पास साउथ अमेरिका का जो हिस्सा है, अगर उसको अफ्रीका के इस कोने में ला के बैठेंगे तो इसके अंदर फिट हो जाएगा। कहने का मतलब किसी न किसी टाइम पे ये इसी का हिस्सा था जो टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी दोनों की व्यास यानी त्रिज्याएं जो थी, या अपने पास का डायमेंशन बोले तो ठीक है, इसकी परिधि बोले तो ठीक है, ये क्या थी, इसमें समानता पाई गई थी। यानी दोनों की जो थी वो आकृति थी जिग्सा फिट थी, यानी एक दूसरे में फिट होने लायक वो थी। ये चार साक्ष्य उन्होंने दिए। पहला क्या दिया, जीवाश्म दिया। पहला क्या दिया उन्होंने, जीवाश्म के बारे में बताया। जी मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला क्या बताया उसने, जीवाश्म बताया। और दूसरा क्या बताया था उन्होंने, वनस्पति बताई कि वनस्पति में भी समानता पाई गई। और तीसरा क्या बताया था उन्होंने, चट्टान के बारे में बताया कि जो चट्टानें थी वो चट्टानों में समानता पाई गई। और चौथा क्या था कि उनकी आकृति के बारे में बोला कि इनकी आकृति भी क्या है, एक दूसरे के समान है। तो ऐसे करके चार साक्ष्य यानी चार उनको एविडेंस मिले, और चार एविडेंस से उन्होंने प्रूव किया कि क्या होगा कि पहले क्या होंगे, दोनों एक जगह रहे होंगे, और जो क्या है, तीन बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, एक अपने पास में गुरुत्वाकर्षण बल के बाद में उत्प्लावन बल, और एक ज्वारीय बल, तीनों बल की वजह से क्या हो गए, ये महाद्वीप आपस में एक दूसरे से टूट गई। जब ये बताया, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसी के अंदर एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था हैरी हेंस। क्या नाम था, हैरी हेंस। हैरी हेंस ने बोला कि वेगनर साहब आपने बता दिया कि हाँ समानता पाई गई, वो सब सही है, आप मेरे को ये बताओ कि रॉकी माउंटेन की उत्पत्ति कैसे हुई, आप मेरे को बताओ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, आप मेरे को बताओ कि ये एब्रुस जो अपने पास में है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। ऐसे करके उन्होंने प्रश्न पूछना स्टार्ट किया कि आप ये तो बता दो कि हिमालय, रॉकी, इंडिस पर्वत है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप मेरे को ये तो बता दो कि पैसिफिक सागर है वो सिकुड़ रहा है, अंटार्कटिक सागर है वो बढ़ रहा है, ये कारण क्या है। तो लेकिन ये सब किसी न किसी कारण से बताने में क्या हुए वेगनर साहब, असफल रहे। तो असफल रहे तो उन्होंने लास्ट में जाके CDT को क्या कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। ये साक्ष्य नहीं माने गए। हाँ उन्होंने बताया बिल्कुल सही था, लेकिन वो क्या हुए कि इसको बताने में असमर्थ हुए कि हिमालय कैसे बना, रॉकी माउंटेन कैसे बना, इंडिस पर्वत कैसे बना। तो इसी के बाद में क्या होगा कि हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और वो किसने दी थी, हैरी हेंस ने दी थी। और उसको एक्सप्लेन किसने किया था, मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। जो किसका रूप था तो CDT, लेकिन उसको एक्सप्लेन किसने कर दिया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था किसने, हैरी हेंस साहब ने अच्छी तरीके से समझा दिया भाई किसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज को आपकी क्लास समझ में आई होगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।